everyone, I welcome you all to Awakening Classes. JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के एडमिट कार्ड के रिलेटेड नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है। आपका एग्जाम जो है 28 जनवरी को होने जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। नियर अबाउट 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। मॉक 1 और मॉक 2 में जो क्वेश्चन डाले थे जनरल साइंस के, उसके थ्रू हम साइंस पोर्शन रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस जो है वो यूज होती है, हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन वाटर, देन निट्रस ऑक्साइड। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी गैस है जो यूज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पहले आप खुद ट्राई करेंगे। देखो, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको फोटोसिंथेसिस पता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स दो चीज़ें यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए। आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं। ठीक है, कितना कार्बन, 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 6 टाइम वाटर। ठीक है, इसको लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में ये होती है रिएक्शन, एक तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल होनी चाहिए और सनलाइट होना नेसेसरी है। अगर ये दो चीज़ें प्लांट को मिलेंगी, प्लांट क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वाटर को ऐड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, खाना बोलते हैं। ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज, और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो वही प्लांट जो ऑक्सीजन बनता है वो हम लेते हैं और ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट से हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप सबको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कौन सी, ये पूछ रहा था कि कौन सी गैस यूज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन सी चीजें यूज हो रही है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी था, वाटर भी था, बट उन्होंने बोला था विच गैस। तो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज नॉट अ गैस, वाटर इज अ लिक्विड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंज्यूम करके प्लांट क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, यूज नहीं होता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपने स्मॉल क्लासेस से भी पढ़ा हुआ है, ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल को किसके अंदर रखा जाता है, पेट्रोल में रखा जाता है, क्रूड ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन में या वाटर में। ठीक है, तो बताना है आपको सोडियम मेटल को कहाँ पर रखा जाता है। पहले आप खुद ट्राई करें। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है केरोसिन। सोडियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन वाले ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। मैंने जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। देखो, सोडियम मेटल जो है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में भी बताया था, मैं ट्रिक के थ्रू भी आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करते हैं। जैसे सबसे पहले पोटेशियम आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम। देन उसके मेटल्स में अगर बात करें, देन सोडियम आ जाता था, देन लिथियम, देन बेरियम। ये लंबी लिस्ट है, मैंने आपको सारी बताई हुई है। देखो यहाँ पर आपके सेकंड नंबर पे सोडियम है। इसका मतलब जो सोडियम मेटल है वो बहुत रिएक्टिव है। सोडियम जो है वो अगर हवा में रखोगे ना तो वो आग पकड़ लेगा। सोडियम को अगर पानी में आप ऐड कर देते हो, सोडियम मेटल को अगर आप पानी में डाल देते हो ना, तो एक रिएक्शन हो जाती है। ये भी एग्जाम में पूछता है। सोडियम को अगर हम पानी में डाल देते हैं 2H2O, तो आपका बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। और जिस टम्बलर में आप अगर ये रिएक्शन करें, आप सोडियम को पानी में मिलाते हो ना, वो टम्बलर ही फट जाता है। क्यों, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हम सोडियम को पानी में नहीं डाल सकते, हम सोडियम को हवा में भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। सोडियम को रिएक्शन से रोकने के लिए, कि वो एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट ना हो, उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए हम उसको किस में डाल देते हैं, कैरोसिन में डाल देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है, कैरोसिन में। सोडियम मेटल को वाटर में नहीं रखा जाता, ना खुली एयर में छोड़ा जाता है। ये चीज़ आपने याद है। क्या बन जाता है, नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये एक कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और एंडोथर्मिक होती है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये चीज़ भी आपने याद रखना। केमिकल रिएक्शन में सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो, जेकेएसएसबी एफए की प्लेलिस्ट में चल जाओ या जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में चल जाओ, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है। वो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, एमसीक्यूज के थ्रू हैं, उनको देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन क्लोरोफिल द सेंट्रल मेटल एटम इज। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन या पोटेशियम, मतलब क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, आयरन या पोटेशियम, ठीक है, पहले खुद ट्राई करो, देखो इसका आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। पहले आप बताओ क्लोरोफिल किस में होता है। देखो प्लांट्स में याद रखना, प्लांट्स में एक चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये लाइट की, जो सूरज की रोशनी आ रही है, लाइट एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या काम होता है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब देखो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के सेंटर में, क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल मतलब जो पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है क्या? मैग्नीशियम। तो ये चीज़ आपने इसलिए लिखा हुआ है द सेंट्रल मेटल आइटम इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। तो आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की प्रेजेंस होती है एट द सेंटर। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक सिंपल क्वेश्चन था। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है, हमें ये बताना है, ठीक है। क्रशिंग अ कैन, एक कैन को क्रश कर दिया आपने, क्या वो केमिकल रिएक्शन है? बॉइलिंग वाटर, वाटर का बॉयल होना केमिकल रिएक्शन है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में शुगर का घुलना एक केमिकल रिएक्शन है। या बर्निंग वुड, वुड का जलना एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है आपने बता। देखो दो होती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जब उसकी शेप साइज ये वगैरह चेंज हो जाए। फिजिकल में रिवर्सिबल होता है, मतलब वो रिएक्शन वापस हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एक आइस लिया, ठीक है, एक बर्फ ली, बर्फ का पानी बन गया, अब पानी को वापस फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगी, तो वो एक फिजिकल चेंज है, तो वो एक फिजिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेसिकली जिसमें मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। अब वो नई चीज़ से वापस आप पहली चीज़ नहीं बना सकते, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है? देखो बर्निंग वुड, अगर एक बार वुड जल जाती है तो उसके बाद कोयला जो बन जाता है उसको वापस आप वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी जो कंपोजिशन है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक कैन को क्रश करना, तो वो कैन ही रहेगा, उसके मॉलिक्यूल्स तो अभी कैन के ही हैं, तो वो तो फिजिकल चेंज है। पानी को बॉइल करो, तो पानी को बॉइल करोगे स्टीम बन जाएगा, स्टीम को वापस ठंडा करोगे पानी बन जाएगा, तो वो तो एक फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसी तरह शुगर को पानी में डिजॉल्व करो, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर आप शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हो, एक फिजिकल चेंज है, इसको वापस रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करो, पहले क्रिस्टलाइज करो देन इवेपोरेट कर दो पानी को, तो वापस बन जाएगी शुगर। तो इसलिए आप शुगर को अगर पानी में डिजॉल्व किया तो वापस शुगर भी बना सकते हो, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये जो मॉक में क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, इन्हीं तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाएंगे आपसे, तो इसके सराउंडिंग क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट में हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चन लाए जाएं जो एग्जाम रेलिवेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, यूनिट नहीं पूछ रहा है कि मास को किस में मेजर करते हैं, पूछा है किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मास को मेजर करते हैं। बंसन बर्नर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, किलोग्राम या बैलेंस? बेसिकली बैलेंस एंड स्केल्स होता है। तो पहले खुद ट्राई करें आप, आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इसका आंसर है बेसिकली बैलेंस। बैलेंस एंड स्केल्स जो होते हैं ना, उनका हम यूज़ करते हैं क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट के, एक इंस्ट्रूमेंट है, बैलेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं? मास किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं, ठीक है। बंसन बर्नर तो आपको पता है, ये एक बर्नर है, बेसिकली सबस्टेंसेस को हीट करने के लिए हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करना है, किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? आप ग्रेजुएटेड बर्नर का यूज़ करोगे। तो ये आपने, किलोग्राम इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, किलोग्राम यूनिट है, किसका यूनिट है? मास का ही यूनिट है। तो ये भी आपने याद रखना, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, मतलब हम मास को किलोग्राम में जो है वो काउंट करते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब आइस पानी में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। जब आइस पानी में कन्वर्ट होता है, पहले बताओ आइस पानी में कन्वर्ट होता है कौन सी रिएक्शन? फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है, फिजिकल चेंज है ये। तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी,
टेम्परेचर डिक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज। देखो यार सिंपल बात है, अगर आपने बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना है तो आप उसको धूप में रखोगे, धूप में रख रहे हो इसका मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देखो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी होती है और वाटर भी होता है, ठीक है। इसका मतलब सेम टेम्परेचर में आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सेम टेम्परेचर में जब भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, ठीक है, एक स्टेज फॉर एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड जाता है, लिक्विड टू गैस जाता है, वो चीज़ सेम टेम्परेचर में होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस से वाटर बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब टेम्परेचर सेम है तो क्या बन जाता है? वाटर स्टीम बन जाता है, वाटर स्टीम बन जाता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सेम टेम्परेचर में आइस वाटर में कन्वर्ट होता है और सेम ही टेम्परेचर में वाटर और स्टीम होते हैं, ठीक है। वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर में। बट होता क्या है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब। तो वो कौन सी हीट होती है? उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट होती है जिस हीट की वजह से एक सबस्टांस की स्टेट चेंज हो जाती है, वो सॉलिड से लिक्विड चला जाता है, लिक्विड से गैस चला जाता है, तो उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की वजह से एक सबस्टांस की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चल। फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, आइस से वाटर जा रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर वाटर से स्टीम बन रहा है, मतलब भाप बन रही है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल। मैं विटामिन की बात कर रहा है, इनमें से कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल नहीं है? देखो विटामिन पर फुल फ्लेज लेक्चर मैंने लाया था और वो लेक्चर बहुत पसंद आया था। स्टार्टिंग के दिनों में ही जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने वो लेक्चर लाया था और उसमें मैंने आपको वन लाइनर की फॉर्म में प्लस एमसीक्यूज के थ्रू उस लेक्चर को करवाया। तो जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाना और वो लेक्चर जरूर देख लेना। विटामिन से क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें से आने की हायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है? बी, ए, डी, के। तो कौन सी फैट सॉल्युबल नहीं है? दो होती है, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो विटामिन बी जो है वो फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कीड़ा से याद कर लो। ये जो चार है ना विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों कौन सी हैं? फैट सॉल्युबल। इसको छोड़ के बाकी जो बची वो कौन सी होती है? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो विटामिन में इतना मैं अभी नहीं बताऊंगा, विटामिन मैंने अच्छे से पढ़ाई और उस लेक्चर में मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेक्चर जरूर देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने ट्रिक के थ्रू भी याद करवाया था, रेस टू फाइट, मतलब कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वेट ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। अगर कोई लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका वेट क्या होगा? वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जीरो होगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। किसी पर्सन का वेट एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो या वो कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है जीरो, बिकम जीरो। तो जब भी एक फ्रीली फॉलिंग, अगर आपके पास बॉडी है किसी लिफ्ट में, तो उसका जो वेट होगा वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली ये अपेरेंट वेट की बात होती है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वो वेट होता है जो हमें दिखता है, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन की वजह से होता है। अपेरेंट वेट जो है वो जीरो होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में अपेरेंट वेट जो है वो जीरो होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी। देखो ये एक 12th का कंसेप्ट है, अगर मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना नहीं बता रहा। बट ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक पर्सन का वेट किसी लिफ्ट में जो फ्रीली फॉलिंग है वो कितना होगा? तो वो जीरो होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में फिक्स कर लो, इसको याद ही कर लो, एग्जाम में ये पूछी जाती है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले खुद ट्राई करो। देखो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो सन में आने वाली हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य से जो हीट रेडिएशन आती है, इंफ्रारेड रेज सूर्य से आते हैं, उनको क्या कर लेंगी? आपस में एब्जॉर्ब कर लेंगी खुद में। अब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको वापस नहीं जाने देंगी, उसकी वजह से क्या होगा? हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हो? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसमें कुछ गैसेस क्या करती हैं?
सूरज की रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार नर्सरी वर्सरी में ऊपर ब्लैक कलर का वो या ब्लू कलर वो लगाया होता है, मोस्टली ब्लैक कलर का लगाया होता है, कपड़ा सा लगाया होता है तरपाल टाइप का, वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो ग्रो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया। तो इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इवन जो निट्रिक ऑक्साइड है ना, NO, निट्रिक ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बट निट्रस ऑक्साइड जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है निट्रस ऑक्साइड का, एंड तो ये याद रखना, निट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करते हैं। मीथेन भी है, और वाटर वेपर सबसे ज़्यादा, अगर हम ट्रैपिंग की बात करें तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर सोप्स। तो सोप्स क्या हैं? ईस्टर्स ऑफ हैवी फैटी एसिड, साल्ट्स ऑफ सिलिकेट्स, मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल, सोडियम आर पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हैवियर फैटी एसिड। तो आपने बताना है बेसिकली सोप्स क्या है इनमें से, ठीक है। तो बेसिकली सोप होते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हैवियर फैटी एसिड। देखो एक लंबी सी चेन चलती आएगी कार्बन की, और जो होती है इसमें आपको बता देता हूँ, अगर मैं 17 टाइम्स कार्बन को ऐड करूँ, ठीक है, और H35 लूँ, COONA, ठीक है, ये है फॉर्मूला सोप का। ये किसका फॉर्मूला है? सोप का, C17H35 COONA। देखो यहाँ पर लास्ट पे क्या है? सोडियम। तो बेसिकली ये लॉन्ग चेन जो है फैटी एसिड की, उसके साथ जब सोडियम या पोटेशियम लग जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? सोप्स, ठीक है। तो सोप्स का आपको पता होना चाहिए, सोप्स जो है वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट से होते हैं। बट सोप्स हार्ड वाटर पे काम नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स में ये चीज़ें आपने कवर करी हुई हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो ये पहले मॉक में आपके 10 क्वेश्चन थे साइंस के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और कुछ यहाँ पर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ जो मॉक दे रहे हैं बच्चे, वो बोल रहे हैं कि सर जब हम आंसर देखते हैं तो जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं उनकी डिटेल नहीं आती है, ठीक है, जब आप डिटेल्स में आंसर देखते हो। देखो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। आपने एक बार अपना टेस्ट दिया, आपको जितने क्वेश्चन आते थे आपने उतने करे और अपना स्कोर देख लिया। आप वापस जाओ उस टेस्ट को, 120 क्वेश्चन को वापस करो, उनको अब सभी को मार्क करो, सभी 120 के 120 क्वेश्चन को मार्क करो। उसके बाद आप डिटेल्स ओपन करोगे तो सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसीलिए हमने अनलिमिटेड अटैम्प्ट रखे हैं कि अगर आपको एक बार में नहीं है कुछ तो आप सेकंड टाइम भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब जो सेकंड मॉक में जनरल साइंस के क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन, उनको हम कवर कर लेते हैं, फास्ट करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ड्यू टू। देखो एक लिक्विड ड्रॉप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, आपस में सिकुड़ जाता है और मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? बेसिकली किसकी डेफिनेशन है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी या वेपर प्रेशर, ठीक है। तो किसकी डेफिनेशन होती है? बेसिकली सरफेस टेंशन की। किसकी डेफिनेशन होती है? सरफेस टेंशन। मैं ये सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आपको थोड़ा समझा लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में ऐसा भी आएगा, क्वेश्चन आता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड ड्रॉप होता है, वो स्फीयर शेप में क्यों होता है? वो स्फीयर शेप में सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, इसलिए उसकी जो शेप होती है वो स्फीयर की फॉर्म में होती है, ठीक है, क्योंकि स्फीयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछता है। अब आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होती क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक बकेट है, इस बकेट में पानी भरा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये पानी है, ठीक है, ये लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल ये वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। देखो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला, सारे आसपास के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करे, इसका मतलब ये स्टेबल रहेगा। बट अगर सपोज करो मैं इस लिक्विड मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये जो सरफेस के ऊपर है, इसको सिर्फ नीचे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ऊपर तो कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ऊपर तो कोई नहीं खींच रहा, सब नीचे ही खींच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक लाइन टाइप बन जाती है। कभी भी पानी अगर आप देखोगे किसी भी जार में डाल दो या किसी गिलास में, ऊपर ऐसे लगता है एक लाइन सी क्रिएट हुई है पानी की, मतलब वो टेंशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे इसको खींच रहे हैं, बट ऊपर खींचने वाला कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ सरफेस टेंशन। अब वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी होता है या लिक्विड का ड्रॉप होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली ये लिक्विड का ड्रॉप था, पहले ऐसे था मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको अंदर मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर ही खींचते जा रहे हैं, तो अंदर अंदर ही खींचने की वजह से ये क्या होता है, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मिनिमम एरिया किस शेप का होता है? स्फीयर का। स्फीयर का मिनिमम एरिया होता है, इसलिए जो आपका लिक्विड ड्रॉपलेट है आपने देखा होगा वो कौन सी शेप में होता है, वो स्फीयर की शेप में होता है, ठीक है। तो कौन सी शेप में होता है? स्फीयर की शेप में होता है। किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन। अगर नहीं भी समझ आया तो 11th-12th का कंसेप्ट है, बट आपको इतना समझना है कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी मिनिमम शेप जो है वो स्फीयर की फॉर्म में होती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है।
द क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी। जो क्लाउड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे होते हैं, वो देखा होगा आपने फ्लोट करते हुए क्लाउड्स को। वो किसकी वजह से होता है? उनका लो क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है, इस वजह से फ्लोट करते हैं। वेलोसिटी की वजह से, प्रेशर या डेंसिटी की वजह से। तो किस वजह से होता है? डेंसिटी की वजह से। जब भी कोई चीज़ की डेंसिटी जो है कम होती है वो फ्लोट करती है। फॉर एग्जांपल, आप बर्फ़ को पानी में डाल दो, आइस को पानी में डाल दो, तो देखना आइस ऊपर होती है, पानी नीचे होता है, ठीक है? क्यों? है तो आइस वाटर सेम है, बट आइस ऊपर क्यों होती है, वाटर नीचे क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि आइस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? कम। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है? फ्लोट करता है, इसलिए आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है? एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, तो पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस में। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस में। आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करता है? रीजन इज डैट आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अब एक क्वेश्चन ना कई बार ऐसे ही कंसेप्ट के लिए पढ़ लेते हैं, वैसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर आप एक किसी वाटर बॉडी में एक नेल फेंकते हो, मतलब एक कील फेंकते हो, ठीक है, देखो वो डूब जाएगा। अब समुद्र में जाके कील फेंकना, देखना वो डूब जाएगा। बट इतना बड़ा शिप जो होता है वो जब समुद्र में चलता है, समुद्री जहाज, उसमें तो कितना लोहा लगा हुआ है, वो नहीं डूबता है। रीज़न क्या होता है उसका? अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो शिप समुद्र में क्यों नहीं डूबता है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों नहीं डूबता है? बिकॉज ऑफ आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल की वजह से? आर्चिमेड्स ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसकी वजह से। आर्चिमेड्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना कोई ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करेगा, फॉर एग्जांपल शिप जब पानी में चलता है, जितना वो पानी को डिस्प्लेस करता जाता है, उतना ही पानी क्या करता है? उसको अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है? उसको ऊपर वाली तरफ फोर्स अप्लाई करता है, इसी वजह से वो डूबता नहीं है। तो ये किसकी वजह से होता है? समुद्र जो में शिप जो है, समुद्री जहाज जो है, वो क्यों नहीं डूबता है? बिकॉज ऑफ आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि जितना एक शिप पानी को डिस्प्लेस करेगा, आप देखो ना, जब भी कोई आपने बोट या शिप चलते देखी होगी, वो आगे से और पीछे वाली तरफ से पानी को डिस्प्लेस करती जाती है, पानी को साइड साइड कर। जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतनी अपवर्ड फोर्स लगेगी, जिसको बाइंड फोर्स कहते हैं, उतनी अपवर्ड फोर्स लगती है और वो डूबता नहीं है। तो ये आर्चिमेड्स प्रिंसिपल की वजह से होता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? देखो, जनरल साइंस को ना वैसे एमसीक्यूज के थ्रू क्या, अगर आपको पूरे लेक्चर लाए जाएं तो बहुत अच्छे से समझाए जा सकते हैं। फॉरेस्टर की क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो मैं ये सारे लेक्चर्स जो है खुद लाऊंगा और एमसीक्यूज के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, उनको एज सच डिटेल लेक्चर लाऊंगा, तो आपको ये सारे कंसेप्ट में पढ़ा दूंगा। अभी टाइम कंस्ट्रेंट है, इसकी वजह से हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट फॉर्म एमलगम? एमलगम क्या होता है? मरकरी का एलॉय मेटल्स के साथ। इनमें से कौन सा जो मेटल है वो एमलगम नहीं बनाता, मतलब मरकरी के साथ एलॉय नहीं बनाता है? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर या आयरन? तो कौन सा नहीं बनाता है? पहले खुद ट्राई करना। देखो, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयरन। तो आयरन जो है वो मरकरी के साथ एलॉय नहीं बनाता है। रीज़न इज डैट, अगर आपने पढ़ा होगा, अपने अगर 11वीं 12वीं करी है, आप ग्रेजुएट हो सारे, तो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, एक इस तरह से हम बनाते थे, मैं भूल गया ये कौन सी कर्व होती थी, इस तरह से बनाते हमने, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको बोलते हैं। इसमें देखा था सबसे ऊपर आयरन आता है, इसका मतलब आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देखा था ना, आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हमने देखें, ये जो हम बनाते थे ग्राफ, मुझे इसका नाम बोलिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है हम क्या बनाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से जो है मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, इसलिए ये मरकरी के साथ एलॉय नहीं बनाता है। तो आयरन जो है वो एमलगम क्यों नहीं बनाता है? द रीज़न इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयरन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल? सिंपल क्वेश्चन है। सेल का डायरेक्टर किसे बोलते हैं? बॉस किसे कहते हैं सेल को, जो सेल को गाइड करता है? वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया? तो किसको बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियस को बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल, या बॉस ऑफ सेल भी न्यूक्लियस को कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये सब आपको पता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेसेस हैं जहाँ पर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। राइबोसोम को इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं इसको। ये चीज़ याद कर लो, एग्जाम में पूछी जाती है। वैक्यूल स्टोरेज सैक होते हैं जहाँ पर स्टोरेज और डिस्पोजल का काम होता है, ये चीज़ आपको पता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जो एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसी तरह लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं, वेस्ट है, उसको ख़त्म करने का काम करता है, बट कई बार ये सेल को खुद भी खा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
क्लोरोप्लास्ट, ये भी पता होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर क्या होती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट, और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी साइंस के लेक्चर में कवर करी है, आप उनमें भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डर्माटाइटिस इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से डर्माटाइटिस होता है? सब पढ़ाया था विटामिन वाई लेक्चर में। विटामिन B2, B5, B7 या विटामिन ए। तो किसकी वजह से डर्माटाइटिस की जो बीमारी है वो होती है? विटामिन B7 की वजह से होती है, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं दूंगा, ऑलरेडी मैंने दी हुई है विटामिन वाई लेक्चर में, आप उस लेक्चर को जरूर देख लेना। नमूनिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, नमूनिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंजाई। देखो कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो डिसीजेज वाला चैप्टर इसमें मैंने सारी आपको पढ़ाई हुई है, तो वो लेक्चर भी जरूर देख लेना। नमूनिया किसकी वजह से होता है? नमूनिया मेनली जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। दो बैक्टीरिया हैं जो मेनली नमूनिया को कॉज करते हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है, इसका नाम है, देखो मुश्किल नाम होते हैं। एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये एक बैक्टीरिया है, और दूसरा जो बच्चों में होता है ना, उस बैक्टीरिया जो कॉज करता है निमोनिया, वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, ये जो है ये कॉज करता है बच्चों में, तो ये आप इनके नाम याद कर लेना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है निमोनिया, आपको पता होना चाहिए। विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन एब्डोमेन, ह्यूमन स्टोमक में एब्डोमेन वाले पोर्शन में कौन सा एसिड होता है? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, HNO3, निट्रिक एसिड या नन ऑफ द अबव। देखो आपको सबको पता है स्टोमक में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। अब आपको मैंने बताया था कि एक लाइनिंग होती है स्टोमक के आगे पीछे, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। याद रखना कौन सी? म्यूकस। एक फ्लूइड होता है, ये एक फ्लूइड कहाँ पर होता है? स्टोमक के आगे पीछे। स्टोमक की लाइनिंग मतलब स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एसिड से। अब स्टोमक के अंदर एसिड है तो स्टोमक की वॉल भी तो खराब हो सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस एक फ्लूइड होती है स्टोमक में, ये चीज़ भी याद कर लेना। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीन हाउस गैस अब्जॉर्ब विच टाइप ऑफ रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेज बता दिया, किस तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, विजिबल या नन ऑफ दी। देखो सन से तीन तरह की रेडिएशन निकलती हैं, यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल। ठीक है, विजिबल की वजह से हमें दिखता है, यूवी रेज को ओजोन लेयर ही रोक लेती है ताकि वो अर्थ तक नहीं पहुंचे, हार्मफुल है। और बाकी बची इंफ्रारेड रेडिएशन, आप धूप में बैठते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इन्हीं को तो एब्जॉर्ब करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज द प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एल्गी इन लेक्स, लेक्स में एल्गी का और प्लांट्स की ओवर ग्रोथ हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसकी वजह से होता है ये? फोटोसिंथेसिस की वजह से, यूट्रॉफिकेशन, रिप्रोडक्शन या ट्रांसपिरेशन। तो किसकी वजह से ओवर ग्रोथ होती है? एल्गी की, जिसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई ऐसी जगह, अगर आप फैक्ट्री वाले एरिया में चल जाओ, जी जहाँ पर फैक्ट्री का पानी, ध्यान से सुनना, फैक्ट्रीज का पानी जहाँ पर जिस वाटर बॉडी में जाता है, जिस वाटर बॉडी में गंदा पानी जाता है, उस वाटर बॉडी में एल्गी, ब्लू कलर की जो एल्गी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये यूट्रॉफिकेशन की वजह से होता है। मतलब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं उसमें एल्गी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, तो इस प्रोसेस को एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, और प्रोसेस का नाम है यूट्रॉफिकेशन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? फ्यूल सेल्स, विंड पावर, कोल या वे पावर। तो कौन सा है नॉन रिन्यूएबल? सिंपल है, कोयला। कोयला नॉन रिन्यूएबल है, एक बार जल गया तो वापस बनने में कितने साल लगेंगे? वो तो वापस बनेगा नहीं, नया भी बनने में 500 मिलियन साल लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? कोल। ठीक है, कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल नहीं है, कोल नॉन रिन्यूएबल है, कोल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू, और यहाँ पर मैंने इसके आंसर डाल दिए, पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। पहला मॉक टेस्ट 11, देन 14, देन 17। देखो एक 20 को अब आपका मॉक टेस्ट होना है, देन 23 को आपका मॉक टेस्ट होना है। ठीक है, इनरोल करो, पिछले टेस्ट भी आप दे सकते हो। कैसे इनरोल करना है मैं वीडियो का एक लिंक 3-4 मिनट की डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना और आपको पता चल जाएगा। इतना कॉस्टली नहीं है, 49 में आपको 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप इसमें ज़रूर इनरोल करना। और जो 23 का, ऐसे तो मॉक टेस्ट जो है वो CBT बेस ही होता है जिस तरह से बाकी होता है, बट 23 का मॉक टेस्ट मैंने सोचा हम आपको OMR बेस देंगे। कैसे देंगे इसका मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, बट मैं आपको स्मॉल बता देता हूँ। आपको OMR शीट जो है मॉक 5 टेस्ट में दिखेगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना, एक शॉप में जाना है, उसका प्रिंट ले लेना है, ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपका मेन एग्जाम तो OMR बेस्ड होना है, तो एक बार OMR बेस्ड टेस्ट देना ज़रूरी है। तो OMR शीट ले आनी है,
जिस दिन आपका मॉक टेस्ट होगा 23rd को, आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर ही 5th मॉक जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर एक PDF मिलेगी। उस PDF में 120 क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर टाइम भी लिखा होगा। आपने क्या करना है, जेन्युइन तरह से घड़ी सामने रखकर उस PDF को डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालकर OMR शीट सामने रखकर उस 120 के 120 क्वेश्चन को OMR में भरना है। और जिस तरह JKSSB आंसर की निकालती है, हम भी थोड़े टाइम के बाद आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे और आंसर की में मिलाने के बाद आपने अपना स्कोर देखना है। इस तरह से टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा बेसिकली एग्जाम में, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं डायरेक्टली तो हम गलतियां करते हैं। क्या, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का हमें मार्क करना था B ऑप्शन, हम गलती से A में सर्कल कर देते हैं। तो ये गलतियां अवॉइड होंगी OMR बेस्ड टेस्ट में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको लास्ट जो है OMR बेस्ड टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर इनरोल करें। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने का वे पसंद आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और सजेस्ट भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB एग्जाम्स। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, PDF वहीं शेयर होगी, और भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो हम वहीं शेयर करते हैं। और अगर भी कोई टॉपिक है जिसके रिलेटेड आप चाहते हो कि लेक्चर लाया जा सके अब कम टाइम में, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे लेक्चर लाने की। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।